दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीएस बाय अनूप सर पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में हम लोगों का अभी चल रहा था समास। उसी समास चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और संभवतः आज हम लोग इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद का ये रहता है कि जैसा कि आप लोग कह रहे हैं लगातार कि इनके क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, या तो अभी करा दिया जाएगा थोड़ी देर में या बाद में। तो हम लोग हिंदी में समाज देख रहे थे। अभी तक जितनी भी क्लास हम लोगों ने पढ़ी, बहुत दमदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, और संभवतः सबको याद भी हो गया होगा, लर्न हो गया होगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, और कैसे उनको सॉल्व करना है। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों की समास में तत्पुरुष समास तक हुआ था। ठीक उसके जस्ट आगे, क्योंकि समास के कितने प्रकार होते हैं बोली जोड़ से, हाँ, 6 प्रकार। तो 6 प्रकार में आज हम आगे पढ़ेंगे। और अगले समास जो हमारा है वो तीसरा समास, कर्मधारय समास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं समय ज़्यादा ना लेते हुए। कर्म धारय समास। कर्म धारय समास, ठीक है। तो कर्म धारय समास को पढ़ने से पहले फिर वही थोड़ा सा कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा बहुत आसान तरीके से हम जानते हैं। परिभाषा थोड़ा बताना ये रहता है कि मतलब यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन ये रहता है कि अगर जानकारी आपको है तो कभी बातचीत में हो गई या कभी नॉलेज के लिए हो गया, वो सही रहता है। बाकी का इसका रहता है पहचान से, जो हम रूल से क्वेश्चंस आपके सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पे अगर आ है तो अव्ययीभाव समास कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे काकी के है तो तत्पुरुष समास कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे बस वही चीजें होती हैं। ठीक है। तो कर्मधारय समास का जो शाब्दिक परिभाषा है वो ये होती है कि कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद और पूर्व पद हम आपको बता चुके हैं। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों के बीच में जो भाव मिलता है वो विशेषण और विशेष्य का मिलता है। ठीक है, सिंपल। फिर से एक बार आप सुन लीजिए कि कर्मधारय समास वह समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद में और पूर्व पद में विशेषण विशेष्य का भाव मिलता है, या शब्द मिलते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये तो आपकी परिभाषा की बात हो गई। अब हम लोग मेन तरीके पे आते हैं, मेन जहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो फिर वही हम देख लेते हैं कि कर्मधारय समास अगर एग्जामिनर पूछता है तो हम लोग कैसे उसको पहचानेंगे। पहचान करने के लिए जैसे वहां पे वो सारे रूल होते थे, ठीक उसी मेथड पे चलते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप देखेंगे, ठीक है, जो है, जो, सो, सा, समान, तुल्य, ये बिल्कुल आप रट डाल लीजिए। ठीक है। ये जितने भी शब्द हैं, ये जो है, सो है, सा है, समान है, तुल्य है, ये जितने भी शब्द हमने लिख दिए हैं, ये अगर कहीं पर भी किसी भी शब्द में हिंदी के अगर आपको मिल जाते हैं और प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जाता है भाई इसमें कौन सा समास है, तो हमेशा वहां पर आपका कर्मधारय समास होगा। जो है, सो है, सा है, समान है, तुल्य है, ये कॉम्परेटिव वर्ड हैं, तुलनात्मक शब्द हैं जो एक दूसरे के तुलना के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम जब अलंकार पढ़ेंगे वहां पर, तो अलंकार में हिंदी में जब हम पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये वाले शब्द जब मिलेंगे तो वहां पे तुरंत आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए भाई। तो वहां पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यही जो तुलना के रूप में आ रहे हैं, या इंग्लिश में आप कहते हो जैसे डिग्री नहीं होती, कॉम्परेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री, सेम वही पोजीशन से अगर जो इंग्लिश मेथड वाले, इंग्लिश मीडियम वाले लोग आ रहे हैं हिंदी पढ़ने के लिए, उनको बहुत आसान हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है। तो डिग्री के तौर पे चलेगा, या तुलना के तौर पे चलेगा, कंपेयर के तौर पे चलेगा, या फिर कुछ भी नहीं चलेगा, तो बस इतना चलेगा कि बस ये आप देखो, जो है, सो है, सा है, समान है, तुल्य है, बस बात बन गई आपकी। ठीक है। तो कर्मधारय समास में ये इतने वर्ड आपको देखने हैं कि अगर कहीं पे मिलता है जो है, सो है, समान है, सा है, तुल्य है, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास होगा। सेकेंडरी चीज इसमें क्या होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है सेकेंडरी चीज, कि जो पहला जो शब्द है, शब्द के जो पहला वर्ड होता है या पहला जो शब्द होता है वो आपका विशेषण होता है, और बाद में उसी में क्या होता है, विशेष से। या हम ऐसे कह लें बिल्कुल मोटे तौर पे कि हिंदी में एक ऐसा समाज जिसमें विशेषण विशेष
की भावना प्रबल तौर पे पाई जाती है, वहां पर आपका क्या होता है, कर्मधारय समास। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं इसको। जैसे, इतना तो आपको याद रखना है, कैसे, जैसे, जैसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख दें बहुत वही पुराना वाला बचपन वाला, चरण कमल। ठीक, ये आपका क्या हो गया, चरण कमल। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए चरण कमल में कौन सा समास है, तो इसको जब आप, फिर वही छोटा सा काम करना है, इसको अगर आप ऐसे करेंगे, चरण हैं जो कमल के समान, ठीक है। तो ये अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से नजर आ रहा है कि हमने जितने भी वर्ड लिखाए हैं उसमें आपको कौन सा मिल गया, पहला ही आपको जो मिल गया, ठीक है। तो इसमें जो की भावना, सो की भावना, सा की भावना, समान की भावना, तुल्य की भावना पाई जाती है। एक तो ये आप देख सकते हैं, समान यहाँ भी लिखा है, कंपेयर के भाव में, बहुत आसान है, ठीक है। जहां पे आपने देखा जो सो की भावना मिल रही है, आपका कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे जो सो मिल गया, चढ़ रहे हैं कमल के समान। ये पहला मेथड मैंने बताया कि इतने वर्ड अगर आपको याद हैं तो कोई मुश्किल होने वाली नहीं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल अगर हम बहुत सारे कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो आप कर लेंगे एक एक दो दो बना करके, और फिर एक तरफ से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हम करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हमने इसी में मेथड बताया कि विशेषण विशेष। मुख्यतः यही आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कि विशेषण विशेष कैसे हो जाते हैं। विशेषण विशेष तो सबको पता होगा। विशेषण इंग्लिश में जैसे हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव, ठीक है, और विशेष का मतलब संज्ञा, नाउन कह सकते हैं, ठीक। जैसे विशेषण का मतलब होता है, अगर हम ये कह दें कि राम, राम, राम सुंदर, सुंदर लगता है, तो ये वाला चीज आपको जो सुंदर है, ये आपका हमेशा विशेषण होता है, ये विशेषण हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि ये उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। विशेष किससे कहते हैं, जिसके बारे में जानकारी बताई जा रही वो विशेष होता है। विशेष कौन हो जाएगा हमारा, राम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से विशेषण विशेष की भावना किसमें पाई जाएगी, कर्मधारय समास में। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं उसका भी। जैसे सुपुरुष, ठीक। एग्जाम में आएगा कि भाई बताइए सुपुरुष में कौन सा समास है, तो आपको देखना बस इतना है, तुरंत देखना है कि किसी भी शब्द में विशेषता जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। आपको स्पष्ट रूप में नजर आ रहा है कि ये पुरुष हमारा क्या है, कोई भी इंसान हो सकता है, आप, हम, ठीक है, और हमारे, कोई भी हो सकता है पुरुष। लेकिन पुरुष के पहले ये जो चीज जुड़ी है सु, ये सु क्या है, सु का अर्थ क्या होता है, इसको अगर हम इक्वल टू जाएंगे तो हम लिखेंगे सुंदर पुरुष, ठीक है। पुरुष कैसा है, इसकी विशेषता इसी में चिपकी हुई है। पुरुष हमारा तो है, लेकिन पुरुष कैसा है, काला है, गोरा है, टेढ़ा है, ठीक है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जितनी भी विशेषताएं हैं वो उसी में ऐड होती हैं। आपने देखा पुरुष तो है, यहाँ तक तो बात सिंपल थी, लेकिन पुरुष की विशेषता ये जो जुड़ी है सु, ऐसे सर्किल भी कर सकते हो आप, तो ये हमारा सुंदर है। तो ये आपका कंप्लीट होता है कर्मधारय समास। दो चीजें याद रखनी है, जहां पर कंपैरेटिव का अभाव मिले, जो सो सा समान तुल्य शब्द मिले, और उसके बावजूद में विशेषण विशेष का अभाव मिले, और पद आपका आपका जो है उत्तर पद प्रधान होता है, वहां पे आपका क्या होता है, कर्मधारय समास। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट हो गया तो अभी कभी चलेगा नहीं, ये अभी बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड। अभी ये थोड़ा सा बेसिक स्तर पे बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं। कोरोना काल में बहुत सारे लोग अभी घर पे बैठे हुए थे, जो आता भी था वो भी थोड़ा सा क्या हो चुका है, धूमिल हो चुका है। एक बार वो जितनी भी धूल जमी है वो हट जाए, फिर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पढ़ेंगे, फिर आएगा। आप जो देखेंगे कि इनमें लगेगा कि नहीं, ये तो बस शुरुआती खेल था, चीज़ें आगे शुरू होती हैं। ठीक, तो इतना हमारा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। अगला हम लोग पढ़ते हैं द्विगु समास। ठीक है, आप देख लीजिए, परिभाषा के तौर पर भी इसको देख ले। द्विगु समास का मतलब ऐसा समास होता है जिसका उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, और पूर्व जो पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण हो। ठीक है, परिभाषा फिर से आप समझ लीजिए। द्विगु समास ऐसा समास होता है, ठीक है, जिसका
उत्तर पद प्रधान हो और जो पूर्व पद है, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। विशेषण विशेष आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कि विशेषण विशेष कैसे होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, कालबोधक विशेषण, ऐसा है ना, तो वहां पे हम देखेंगे। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। ये परिभाषा आपको याद रहे या फिर कभी याद ना रहे, आपको जो याद रहने की चीज है वो आपको ये याद रहनी चाहिए कि ऐसा विशेषण जिसमें हमें संख्याओं का ज्ञान हो जाए, कि 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 20 है, जैसे भी संख्याएं होती हैं, तो वो इसका भी बेसिक फॉर्म बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो संख्याओं का मतलब अगर कहीं पे आपको कोई संख्या नजर आ जाती है तो वहां पे आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। बस आपको संख्या सर्च कर लेनी। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे चौराहा, तो फिर वही आप करेंगे, चौराहा का मतलब 4 राहों का समूह। मतलब ये जो चीज है, चौराहा तो है लेकिन इसमें एक चीज छुपी हुई है, वही चीज आपको बार बार बता रहे हैं। क्या छुपी है? चौ, चौ का मतलब 4, 4, ठीक है। तो 4 राहों का समूह तो क्या होगा, चौराहा। जहां पे संख्या मिल जाए तुरंत आपको द्विगु समास लगा देना है। जैसे अगर आप कह लो चौराहा हो गया, ठीक है, और अगर हम कह लें यहाँ पे त्रिफला हो गया, ठीक है। त्रिफला, त्रिफला का मतलब बराबर क्या कर लेंगे, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार, ठीक। यहाँ पे 3 फलों का, यहाँ संख्या, यहाँ पे आपकी संख्या कितनी मिल रही थी, 4, 4, और यहाँ पे आपकी कितनी मिल रही है, 3। जैसे ही आपको कोई संख्या मिल जाए या आपको लगे कि ये संख्यावाचक शब्द है, तुरंत वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। हाँ, फलों का मतलब यहाँ पे कई सारा, त्रिफला मतलब यहाँ पे फल है, फ्रूट के तौर पे है। मैथ में जाएंगे तो जब आप कोड निकालेंगे तो वहाँ पे फल वो वाले फल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ फ्रूट वाला फल है, त्रिफला चूड़ आता है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे अभी बाबा रामदेव का चल रहा है, तो वहां पे ये हो जाता है त्रिफला। तो कहीं पे बड़ी संख्या मिलती है तो आपका क्या होता है, द्विगु समास। बहुत आसान है, वो छोटे छोटे हैं, इनको देख लेंगे आपका हो जाएगा। तो ये वाला भी, चौथे नंबर वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप देख लीजिए। आगे हमारा है पांचवा। पांचवा हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास। और द्वंद्व तो आप जानते हैं, द्वंद्व आप जानते हैं, जो मल्ल युद्ध हुआ करते थे पहले, बहुत युद्ध होते थे, वो वाला द्वंद्व नहीं। द्वंद्व का मतलब द्वंद्व समास, ठीक है। हाँ, द्वंद्व समास का मतलब ये होता है, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कि ऐसा समास, परिभाषा आप कैसे जानेंगे, कि ऐसा समास जिसके दोनों पद क्या हों, दोनों पद प्रधान हों। पहला पद भी प्रधान हो, दूसरा पद भी प्रधान हो, वहां पे आपका क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास की परिभाषा के साथ साथ इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे, हालांकि छोटी हैं, बहुत हल्की चीजें हैं, जैसे और है, एवं है, ठीक है, और और एवं, या ऐसे करके, ठीक है, ये होते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज आपकी क्या होती है, ये आपने देख लिया, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है कि दो अलग अलग शब्दों के बीच में, क्योंकि दो पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, एक यो, इसमें दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, ठीक, ये चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है, आप अच्छे से देख लीजिए। अभी जो एग्जाम हुआ है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी 20 तारीख को, उसमें चिन्ह की वर्तनी पूछी थी उन लोगों ने, ठीक है, अच्छे से आप याद रखेंगे। तो योजक, योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है, ऐसा मार्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। चिन्ह वाला जो चैप्टर है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, योजक चिन्ह कौन है, कोष्ठक आपका कौन सा है, लघु चिन्ह कौन सा है, ठीक है, कामा कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जैसे जैसे हिंदी आगे पढ़ते चलेंगे, हिंदी भी हमने बताया ना, छोटा नहीं है, बहुत ब्रॉड है, अच्छे से कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो योजक चिन्ह इसमें आपको हमेशा मिलेगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि द्वंद्व समास कैसे होता है। एग्जाम्पल जैसे लाभ हानि, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, द्वंद्व समास का। एग्जामिनर पूछता है कि लाभ हानि में कौन सा समास, हालांकि ये इतना आसान नहीं देगा वहां, लेकिन ये समझाने के लिए एक मेथड, आप उसमें चलना तो सीखें पहले, तब तो दौड़ेंगे।
तो दौड़ाएंगे हम, लेकिन पहले चलो अच्छे से, है ना। तो ये लाभान हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये लाभान हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं राजा रानी। ठीक है, रंक भी आप लगा सकते थे, राजा रानी। इस या ऐसे कह सकते हो, बहुत आसान, दिन रात, या फिर रात दिन। ये हमारे किसके हो जाएंगे एग्जाम्पल, द्वंद्व समास के। समझने वाली बात यह है कि थोड़ा रिकॉल करो, दिमाग में जाओ, थोड़ा बैक डेट में, फ्लैश डेट में जाओ। कैसे, देखो हमने बताया था कि यहाँ तक तो द्वंद्व समास है, दिमाग में चीजें हटी और दुर्घटना घटी। ठीक, ट्रक के पीछे लिखा होता है हमेशा कि दुर्घटना हटी, मतलब नजरें हटी दुर्घटना घटी। एक वर्ड और लिखा होता है, वो पढ़ लेंगे तो बता ज़्यादा ही आ जाएगा, है ना। वो अभी नहीं, वो अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो लाभ हान दिन रात, ठीक। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अब वही जो हम आपको रिकॉल करा रहे हैं, अगर यहाँ पे लाभ और लाभ हो जाए और यहाँ पे दिन और दिन हो जाए, तो जरा जोर से बताइए आप लोग, तो फिर ये द्वंद्व ही समास रहेगा कि कुछ और हो जाएगा। हाँ, तब ये द्वंद्व समास नहीं रहेगा, तुरंत ये गलत हो जाएगा। तब ये कहाँ पहुंच जाएगा, जो पहला हमने समास पढ़ाया था, अव्ययी भाव समास, तो ये वहां पे चला जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो द्वंद्व समास भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला और लास्ट हम लोग देख लेते हैं, पांच हो गए बहुव्रीहि समास। ये अंतिम है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो भी बचा रहा हो, बचेगा, वो हम नए नए क्वेश्चंस बना करके या पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा करके आपको सॉल्व करवा देंगे। अभी चीज़ें हैं, अभी शुरुआती दौर है, जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर आपको वही क्लास वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी पूरी तरीके से, कि हाँ थोड़ा सा जो मिस किया गया है कोरोना काल में, वो सब अच्छे से फिर से आ गया है अपने कंडीशन में, है ना। तो पांचवा जो हमारा समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, परिभाषा देख लीजिए आप लोग। बहुव्रीहि समास का मतलब ऐसा समास जिसके कोई भी पद प्रधान ना हो। ठीक है, कोई भी, न पहला न दूसरा। इसका मतलब ये होता है कि उसका कोई अंतिम तीसरा ही पद क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। ठीक, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें जो आपको समझनी है, जो अच्छे से समझनी है, वो आपको समझना ये है, ठीक है। वो इसमें क्या समझना है, जो तीसरा पद होता है मोस्टली वो गॉड के ऊपर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गॉड ही होगा, लेकिन आप इतना मान के लिए कि 70 से 80% जितना भी जो तीसरा आता है, तो गॉड या फिर कोई बहुत बड़े बाहुबली के तौर पे प्रयुक्त होता है। आप जिस भी धर्म के हैं, तो उन्हीं धर्मों के नामों में ये सम्मिलित कर लिया जाता है। तो चीज़ें आप ये याद रखेंगे कि बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसके कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं, और इसमें जो शब्द होते हैं, मोस्टली जो एग्जाम्पल आते हैं, वो गॉड मतलब ईश्वर के ऊपर आते हैं। वो किसी भी धर्म के ईश्वर हों, ये जरूरी नहीं एक ही धर्म हो, तो उसके कई सारे धर्मों में कई सारे नाम होते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें आपकी आ सकते हैं, लेकिन ये भी मान करके ना चलिएगा कि सिर्फ वही आएगा। हमने बताया 70 से 80%। ठीक है, ऐसे नाम रहते हैं, बाकी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे लंबोदर। ठीक है, लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है, जिसका उदर लंबा हो। ठीक है, जिसका उदर लंबा हो, या फिर आप कह सकते हो जिसका उदर बड़ा हो। उदर का मतलब भी आप समझ लीजिए, उदर का मतलब क्या होता है, पेट। आप कहते हैं कि माँ के उदर में अभिमन्यु जब थे, तब उन्होंने जो जो भी था वो चक्रव्यूह उसको तोड़ने का जो भी प्रोसेस था वो सीख लिया था। तो उदर का मतलब पेट होता है। ठीक, तो लंबोदर, आप लंबोदर तो किसी का भी उदर बड़ा हो सकता है, पेट, जैसे जो खाते पीते ज्यादा रहते हैं इधर उधर, या बढ़िया जिम विम नहीं कर पाते, उनका पेट निकल आता है ना। तो उसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है कि पेट जिसका लंबा हो गया वो बहुव्रीहि समास। हमने बताया गॉड के ऊपर जाएगा या किसी खास आदमी के बारे में। तो खास यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, लंबोदर का मतलब क्या होता है, गणेश जी। और हिंदू धर्म में गणेश जी काफी पूजनीय हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से किसी भी धर्म का हो सकता है, ठीक है, जितने भी धर्म भारत में हैं या विश्व में हैं, किसी का भी हो सकता है, किसी एक को मतलब पार्टिकुलर करके नहीं बताया जा रहा, बस समझाने के लिए ये है, ठीक है। तो लंबोदर का मतलब गणेश, मतलब ना तो पहला पद प्रधान है ना तो दूसरा है, कोई तीसरा पद हो गया, ठीक। एक एक समझ लीजिए जो हमेशा विवादित बना रहता है, दशानन, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि दशानन किसे कहते हैं। तो दस आनन, अब बहुत सारे बच्चे अभी कहेंगे कि इसके जस्ट पहले आपने क्या पढ़ाया है, दिगु समास, और दिगु समास का मतलब होता है संख्या। जैसे ही आपको यहाँ 10 दिखेगा, 10, आप लगा देंगे दिगु समास और तुरंत आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक। तो गलत आपको ना हो तो याद रखिएगा कि यहाँ 10 संख्या तो हैं, लेकिन ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में इंगित कर रहा है, जानकारी दे रहा है, संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो आप वहाँ पे क्या देखेंगे कि भाई ये दशानन हमारा क्या हो जाएगा, दिगु समास ना होकर के किसी विशेष आदमी की बात बता रहे हैं। तो विशेष आदमी कहाँ रहता था, लंका में, जिसको अब हम लोग बोलते हैं श्रीलंका, जहाँ के खेलते हैं मलिंगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे दशानन, और दशानन का मतलब क्या हो जाता है, जिसके 10 आनन हो, 10 आनन हो, 10 आनन हो, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, लंकेश। पूछा जाता है वहां पे एग्जाम में बहुत कि लंकेश किसका पर्यायवाची है, तो आप बता दो कि लंकेश, दशकंधर, है ना, और ये इतने भी, ये किसके सारे के सारे पर्यायवाची हैं, रावण के। तो ये वाला भी हमारा किसमें चला जाएगा, बहुब्री समास का। इतना आप लोग देख लीजिए, और यहाँ हमारे छहों के छह जो हमारे समास हैं वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अगले स्लाइड में इनके या तो हम प्रश्न कराएंगे, एक नए अच्छे चैप्टर के साथ हम मिलते हैं आप लोगों को। और तब तक का आपका काम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप प्रमोट करिए, ठीक है, जितना आपसे सहयोग हो सके करिए। अभी चीज़ें स्टार्ट में हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। वेलकम, थैंक यू सो मच।